नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। अब वो सिर्फ और सिर्फ ये कि चुनाव आयुक्त को लेकर जब से उन्होंने आदेश दिया है, यूँ मानो कि कांग्रेस इस तरह से हमलावर है कि मोदी सरकार ने कोई गुनाह कर दिया है। अब चुनाव आयोग को लेकर जो उन्होंने कहा, जरा आसान भाषा में समझिए, क्योंकि आप जब उनके लगभग 700-400 पन्नों को देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। वो सिर्फ ये कहा कि चुनाव जो आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति हो रही है वो किस बेस पे कर रहे हैं, कौन इसको कर रहा है और किसके मशवरे से किया जा रहा है। क्या किसी विपक्षी दलों से पूछा जा रहा है कि ये बस सीधे सीधे शब्दों से समझिए। यूँ माने कि मोदी सरकार मनमानी कर रही, ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आज इसको पूरी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा और मोदी सरकार अब से क्या करेगी। और अब जब तमाम विपक्षी दलों के सहमति से जब चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी तो क्या होगा चुनाव आयोग में। राकेश सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल कोर्ट ने जो आदेश दिए चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, आप उसको पहले तो देख कैसे रहे हैं आप अपने हिसाब से? देखिए, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो फैसला सुनाया है, वो एक तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें एक नया मोड़ और देश की चुनावी प्रक्रिया को, इलेक्टोरल सिस्टम को एक नई दिशा भी देगी। आप समझिए कि जो अभी तक चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे अभी राजीव कुमार है, अभी तक जो नियुक्ति हो रही थी वो मंत्री परिषद जो है, जो जिसे हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट राष्ट्रपति के पास एक नाम भेजता था और राष्ट्रपति उस नाम पे सहमति दे देती थी और मुख्य चुनाव आयुक्त तय हो जाते थे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल, अगर आप संविधान का अनुच्छेद 324 जाएंगे तो चुनाव आयोग की शक्तियाँ उसमें बताई गई है। वो बहुत विस्तार हो जाएगा, तो इतना हम बता सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 324 देखेंगे तो उसमें चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की शक्तियाँ और प्रक्रिया उल्लेखित है। यानी संविधानिक एक संस्था के ऊपर जिस तरीके से आए दिन चुनाव दर चुनाव के बाद, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस तरीके से टीका टिप्पणियाँ चल रही थी, और तो देश में एक संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लग गए थे कि जो एक लोकतंत्र के लिए और एक सामाजिक लोकतंत्र के लिए बेहतर है नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो संवैधानिक दिशा में बहुत बेहतर है और लोगों का विश्वास बढ़ेगा चुनाव आयोग के ऊपर। तो राकेश सर, कहीं ऐसा तो नहीं है यही इसी वजह से आज कांग्रेस खुशियां मना रहा है, इसको ऐतिहासिक फैसले बता रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए? और चुनाव आयोग को क्या, जो इससे पहले हो रहा था कोरोना काल में, आपने रैलियों के वक्त देखा होगा, क्या ये एक तरीके से मोदी सरकार पे तमाचा है? देखिए, अब एक तरीके से देखिए, जो विपक्ष की लंबे समय से मांग थी कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर पहरा है, तो थोड़ा सा विपक्ष एक ये कह सकता है कि चुनाव आयोग, या एक आम धारणा भी बन सकती है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से अब काम करेगा। ये एक आम धारणा बन सकती है। देखिए, प्रभाव इस देश में किसी को किसी के ऊपर भी कर सकते हैं और संस्था कुछ भी हो, प्रभावित तो होती है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने लिए कई बार बोल चुका है कि हम कई बार मीडिया ट्रायल्स या संसद की बातों से दबाव में आते हैं। तो किसी भी संस्था पे दबाव लाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हाँ, ये एक बेहतर व्यवस्था की गई है कि जिससे अब चुनाव आयोग स्वतंत्र दिखेगा। अब जो दूसरी बात आपने जिक्र किया कि कोरोना के टाइम पे रैलियां होती हैं या कुछ विवादित टिप्पणियां कर दी जाती हैं आपका चुनाव के दौरान, तो जो चुनाव के नियमों के उल्लंघन पर जो फैसले या जो कार्यवाही नहीं हो पाती थी, वो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस फैसले के बाद वो होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात की जो ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत खराब है, या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते थे, उस पर विराम लगेगा। तो संस्था एक तरीके से अभी मजबूत दिखने लगेगी। बिल्कुल, एक सवाल और मैं राकेश सर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने ईवीएम का जब जिक्र कर दिया है, हालांकि विपक्ष रहने देते हैं सियासत के तौर पर, लेकिन जो आम लोगों के मन में एक सवाल आ रहा था शक के आधार पर कि ईवीएम से घोटाला होता है, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस फैसले के बाद शायद अब लोगों के मन से इस तरीके के सवाल हट जाएंगे?
देखिए आसिफ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारत एक चुनावों वाला देश है। भारत में हर साल, अगर आप अभी देखें, 2023 में लगभग 9 राज्यों के चुनाव, 2024 में आम चुनाव के साथ 3 राज्यों के चुनाव होने वाले, 2025 में चुनाव है बंगाल के, दिल्ली के, बिहार के, 26 में चुनाव है, 27 का वर्ष थोड़ा ऐसा है जहाँ पे कम चुनाव है लेकिन चुनाव है। तो आप समझ, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। तो आप समझिए कि देश चुनावी देश बन चुका है। इसकी एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप ईवीएम की समझिए। ईवीएम को भारत जैसे देश में बैलेट से रिप्लेस करना पहले होता था, लेकिन पहले कारण क्या था? पहले इसलिए होता था कि क्योंकि जब 52 से चुनाव होने शुरू हुए इस देश में, जब 52 से चुनाव होने शुरू हुए तो 52 से 57, 57 से 62, 67 तक और लगभग 72 तक मोटा मोटी आप मान के चलिए, चुनाव हर 5 साल में ही होते थे, लोकसभा विधानसभा। 67 के बाद जब देश में राज्यों के ऊपर आपातकाल लगाया गया 356 के तहत, 8 से 9 राज्य जो साउथ के थे आपातकाल लगाए गए। उसके बाद देश में इलेक्टोरल सिस्टम की प्रक्रिया बदली है, कहीं पे फिर दूसरे वर्ष होने लग गया, कहीं पे तीसरे वर्ष। तो देखिए हर जगह बैलेट पेपर मैनुअली लेके जाना, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, लॉजिस्टिक का खर्चा बढ़ जाएगा। ईवीएम को आप आराम से कैरी कर सकते हैं, और उस देश में बैलेट अभी पीछे तक होता रहा है। तो उस समय हमारे पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन आज के समय जब हर साल चुनाव हो रहे हैं, हर साल बैलेट को मेंटेन करना, इतना पेपर बनाना, इतने बॉक्सेस बनाना, अगर मैं आपको पहले चुनाव का बताऊं तो लगभग 6 महीने चुनाव चला था। पहला 1951 में जब पहली बार अक्टूबर से मतदान शुरू हुआ, जब देश में पहला चुनाव हुआ बैलेट से, तो मार्च तक चुनाव चला था 52 में। तो इतना लंबा समय नहीं है, तो आपको या तो अमेरिका और इंग्लैंड का सिस्टम अपनाना पड़ेगा इलेक्शन के लिए, तभी बैलेट से पॉसिबल है। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि इंग्लैंड में, अमेरिका में बैलेट से है, तो वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ का प्रोसेस क्या है इलेक्शन का। वहाँ पर मान लीजिए लोकसभा का एक बार में अगर हम मान लेते हैं यहाँ के हिसाब से, तो वहाँ पर अगर लोकसभा मान लेते हैं एक बार को, तो लोकसभा का एक समय में हो जा रहा है, राज्यसभा का एक समय में हो जा रहा है, विधानसभा के साथ वहाँ पे पंचायत के चुनाव एक साथ हो जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे काम आसान है। लेकिन यहाँ पर हर सिस्टम जब अलग अलग है तो बहुत मुश्किल है, बैलेट बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। बिल्कुल। अब देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा उसको समझ लीजिए आसान भाषा में, कि अब 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से 3 तो हो ही गया, और इसमें बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत भी दर्ज की। हालांकि मेघालय में चलिए अभी भी पेंच फंसा हुआ। अब जरा इसको समझिए कि अब 6 राज्यों के चुनाव बचे, ऊपर से 2024 के लोकसभा चुनाव है, और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विपक्ष को एक ताकत तो देता ही है, साथ ही साथ जो लोगों के मन में, देश की आवामों के मन में जो ये सवाल था, खास करके चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ना, वो थोड़ा सा अब इससे लोग जो है महफूज रहेंगे, और कम से कम इससे अब तरजीह करेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम फटकार लगाई है। और अब यहाँ से मोदी सरकार को भी जो है सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि भाई किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। और विपक्ष जो बार बार चुनाव आयोग दौर लगाता था, अब वो शायद ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष तो खुशियां मना ही रहा है, साथ ही साथ वो लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो लोग चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे थे, उनके मन का जो भ्रम था वो भी शायद दूर हो गया। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कैसे और किस तरीके से जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, और उस पर जो उठ रहे सवाल का कम से कम दूर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।